पहले चूंकि ये भागना चाहते थे इलेक्शन से, तो इन्होंने जून के महीने के अंदर एक तरमीम की और उस तरमीम करके इन्होंने यूनियन काउंसिल्स बदल दी, उसकी तादाद बदल दी ताकि दोबारा से उसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डिलिमिटेशन जो है, हल्का बंदी दोबारा की जाए और उसके अंदर टाइम्स आए और वो इलेक्शन डिले हो। उस वक्त भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब जो है वो शेड्यूल के बाद जो है कोई भी कानून भी नहीं बदल के ये किया जा सकता, और अगर किया गया तो जाहिर है अगर कानून कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात हो रही है तो वो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। इन्होंने अभी कोई हफ्ता रह गया है, जून के महीने में इन्होंने यूनियन काउंसिल्स बनाई, 101 यूनियन काउंसिल्स। इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई, ठीक फैसला है कि जी 101 यूनियन काउंसिल की ज़रूरत है, इस्लामाबाद की आबादी बढ़ चुकी है। दिसंबर के महीने में इलेक्शन से एक हफ्ते पहले इनको ख्याल आया कि इस्लामाबाद की आबादी बड़ी बढ़ गई है। पता नहीं 6 महीने के अंदर इस्लामाबाद की कौन सी आबादी बढ़ी है, और उन्होंने कहा जी अब 101 से 125 कर रहे हैं। अब ये हमारी अदलिया का भी इम्तहान है, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मुकन्नना को एक इख्तियार हासिल है कानून बनाने का, असम्बली के पास ये इख्तियार है कानून साजी का, लेकिन वो कानून साजी अगर बदनीयती के ऊपर हो और आईनी हक जो अवाम को मिला हुआ है उसको छीनने के लिए हो, तो जाहिर है कि वो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। और ये अदलिया का भी कल इम्तहान होने वाला है, नोटिस इसका ले लिया गया है। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से ये जमहूरियत की जो बुनियादी असूल हैं उनको पामाल करने के ऊपर आए हुए हैं। और क्या वजह उसकी है? सिर्फ सादा सी वजह ये है, खौफजदा हैं। किससे खौफजदा हैं? दो ये लोगों से खौफजदा हैं। एक इमरान खान से खौफजदा है, और वो पहले भी इमरान खान का खौफ तो इनको पहले भी था। अब ये पाकिस्तान के अवाम से खौफजदा है। जहां इनको अवाम के पास जाने के लिए कहीं सामने नजर आता है तो ये पूरी कोशिश करते हैं बशमूल आइन को की तखरीब करने के लिए, सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके कि किस तरीके से भागा जा सके इलेक्शन के लिए। अब लाहौर के अंदर देखें क्या हो रहा है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तान में है जो इस बात पे यकीन रखता है कि इनको अचानक से ऐसा लगा है कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी मेजॉरिटी खो बैठे? ये जिस दिन तक ऐलान नहीं हुआ था कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, पहले तो उनको ये इस खुशफहमी के अंदर बैठे रहे कि वो नहीं, इमरान खान ने तो ऐलान कर दिया लेकिन वो करेंगे नहीं। फिर उसके बाद जब दोबारा उसकी तस्दीक हो गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान तो करना चाहते हैं, परवेज़ इलाही भी नहीं करेंगे। जब परवेज़ इलाही भी साथ बैठ गए और ऐलान हो गया तहलील करने का, तो एकदम से अचानक इनको याद आया कि इस चीफ मिनिस्टर की तो अक्सरियत ही नहीं है। अब गवर्नर साहब ने जो ख़त लिखा है वो ख़त पढ़े को समझ नहीं आती, बंदा उसको ख़त को पढ़ के हंसे या रोए। हसनैन बहादुर दरिशक कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ हो गया, नाराज़ हो गया है। और भाई हसनैन बहादुर दरिशक की तो बात सुन लो, वो क्या रहा है। वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही की और इमरान खान की और तहरीक इंसाफ और PMLQ की आपस के अंदर जो है वो पता नहीं क्या दूरियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने फिर पार्टी का इजलास करके दोबारा तस्दीक कर दी इस बात की। परवेज़ इलाही बार बार कह रहे हैं कि मैं अभी भी इमरान खान के फैसले के साथ खड़ा हूँ और तहलील के फैसले के साथ खड़ा हूँ। एक और किसी का पता नहीं इसी तरीके का कोई एक मज़ाहिया किस्म का एक और उसके अंदर कोई वजह दी हुई है। लेकिन ये सारी कौम को नज़र आ रहा है, ना उन वजूहात से कोई ताल्लुक है, ना ये अक्सरियत का सवाल है। खौफ किस चीज़ का है? खौफ इस बात का है कि कहीं इनको अवाम के पास ना जाना पड़ जाए, इनको वोट ना मांगना पड़ जाए। तो आपकी तमाम जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए, जुलूस निकले, जो 75 से 80% इलेक्शन हुए वो तहरीक इंसाफ जीतती रही। आप इन सब चीज़ों को भी अगर नज़रअंदाज कर देना तो सिर्फ इस वक्त आपको इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ये फैसले नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले वो कराची के इलेक्शन से भागे, कराची और हैदराबाद के। मैं वहाँ पे ज़मीन के ऊपर कैंपेन कर रहा हूँ कराची में, 3 दिन कैंपेन की। आखिरी दिन के आखिरी जलसे, रात को 11 बजे मैं जलसे में पहुंचा, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जी कराची के इलेक्शन मुलतवी हो गए। भाई क्यों मुलतवी हो गए? कहते हैं जी बारिशें बहुत ज़्यादा है कराची की। यार हम ज़मीन पे खड़े में, कराची में कौन सी बारिशें थी वो बहुत ज़्यादा? कराची का इलेक्शन मुलतवी, इस्लामाबाद से भाग गए, पंजाब के इलेक्शन से भाग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये लोग जो है इनको बात समझ में आ गई है कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए
पहले इन्होंने कोशिश की कि कानूनी तरीके से इमरान खान को गिराया जाए। वो जो कहते थे क्या लोग कि टेक्निकल नॉकआउट, में बार बार लोगों को समझाता था भाई टेक्निकल नॉकआउट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो तोशा खाना का केस होदा पहाड़ निकला चूहा, उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। और मुझे बड़ी खुशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वो तोशा खाना के जो पुराने तमाम जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सब जरा आवाम के सामने ला के रखे ना, कोर्ट के सामने ला के रखे। शायद उसी के लिए जैसे ही वो फैसला है, अगले दिन गौर बलोच ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का केस किया हुआ था वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया, उस केस से ही भाग गए। तोशा खाना ट्राई किया, पता नहीं क्या क्या, तौहीन अदालत, तौहीन मतलब हर चीज़ जो ये कोशिश कर सकते थे वो भी तमाम नाकाम हो गई। सियासी मैदान में भी नाकाम हो गए, अदालतों में भी नाकाम हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर ही ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। मंसूबा बना के, बाकायदा मंसूबा बना के कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन भूल ये गए कि इंसान की जान जो है, उसकी मौत जो है वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है, वो इन लोगों का फ़ैसला नहीं है। वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना कि इन जैसे बुज़दिलों के हाथ में हो। अल्लाह ताला ने अभी इमरान खान से और बहुत काम लेने हैं इस कौम के लिए, तो वो भी इनका मंसूबा नाकाम हो गया। उसके बाद उन्होंने जाली वो ऑडियो चलानी शुरू कर दी। फिर तुम समझ नहीं आती है, खुदा का वास्ता अपने आप को मुसलमान कहते हो, ज़रा को पढ़ तो लो कुरान के अंदर लिखा हुआ क्या है। जिस तरीके से मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरीके से इंसान की इज्जत और ज़िल्लत जो है वो भी अल्लाह ताला के हाथ में। कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी से नीचे उतर के अवाम के दिलों के ऊपर राज करता है और लोगों में उसकी इज्जत और ऊपर चली जाती है, और कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं देखता। तो तमाम हरबे इनके नाकाम हो चुके हैं। अब दोनों इस्लामाबाद वाला भी मामला, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने आखिरकार जो है लाहौर के लिए भी, पंजाब के लिए भी कोर्ट के अंदर ही जाना है, अदलिया की तरफ ये मामला जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है अपनी अदलिया से उम्मीद रखते हैं, और जो भी फ़ैसले किए जाएंगे उसमें ये तनाजुर जो है उसको ज़रूर सामने रखा जाएगा, क्योंकि इंसाफ जो किया जाता है वो इंसाफ सिर्फ़ कानून के लफ्ज़ों पर नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ पे तो लफ्ज़ों भी किया जाए तो उसमें भी फ़ैसला जो है इनके ख़िलाफ़ ही आएगा, इम्पोर्टेड हुकूमत के। लेकिन ये देखा जाता है कि नीयत पीछे क्या है, मकसद क्या है। और दोनों जो काम हो रहे हैं, जो पंजाब में काम किया जा रहा है वहाँ पे असम्बली की तहलील होने को रोकने के लिए, जो इस्लामाबाद में किया जा रहा है इलेक्शन को रोकने के लिए, दोनों जो ये इक़दामात हैं बदनीयती पर मबनी है। अवाम की जो बुनियादी हक है, जिसके ऊपर पूरी जमहूरियत खड़ी हुई है, अवाम को ये हक हासिल के अपनी वोट की बुनियाद पर ऊपर वो फैसले करेंगे कि कौन मनसब इक़्तिदार पे बैठेगा और किस तरफ मुल्क को लेकर जाना है। वो अवाम का हक ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी कोशिश है। ये निज़ाम ज़्यादा चल नहीं सकता। जहाँ पर ये मईशत को लेकर आ गए हैं वो एक और ही कहानी, जो इस वक्त पाकिस्तान के कारोबारी तबकों से ज़रा जाके पूछे ना, पहले तो अवाम की बेचारों के साथ जो किया गया है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई कभी पाकिस्तान की तारीख में, ये हुकूमत के अपने आदाद शुमार बताते हैं। और अब बेरोज़गारी फैलनी शुरू हो रही है। 15 लाख लोग बेरोज़गार हो गए सिर्फ एक टेक्सटाइल की सनत के अंदर। किसान से जाके पूछें इस वक्त जो बदहाली है इस वक्त किसान की, जो लोग कारोबार करते हैं उनसे पूछेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है कि एक एक डॉलर मुल्क से बाहर भेजने के लिए कितनी मुश्किलात आ रही हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि एक जाली, एक ब्लैक मार्केट खुल गई है डॉलरों के लिए, और जो इंटरबैंक मार्केट है, जो ऑफिशियल मार्केट है उसमें, और जो बाहर की जो ब्लैक मार्केट है उसके अंदर 25-25, 30-30 रुपए का फ़र्क हो गया है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि तरसीलात ज़र जो नीचे आ रही हैं वो गिरती चली जा रही हैं, ऑफिशियल ज़राए से आ नहीं रही हैं। लोग ज़ाहिर है अपने लिए ज़्यादा पैसे के लिए वो बाहर की फिर जो मार्केट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता था वो हर चीज़ हमें होती हुई नज़र आ रही है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर किया गया, वाज़े बैरूनी मुदाखलत, में बार बार वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज हैं, वाज़े बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद पर जो रजीम चेंज हुआ, जो ज़मीरों की मंडी लगा के रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, उसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली करके रख दी हैं।
इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जाएं और ज़रा जाके लोगों से बात करें कि वहाँ अमन व अमामा की सूरत हाल क्या हो रही है। और ये तकरीर कर रहे थे उस दिन राना सनौला बैठे हुए, बॉर्डर कंट्रोल करना जब बॉर्डर की दूसरी तरफ से जो टेररिस्ट आ रहे हैं वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसके वसाइल सूबाई हुकूमत के पास होते हैं। क्या टेररिज्म जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है? जैसे मैंने कहा कि अगर ये कोई मंसूबा भी बनाए कि पाकिस्तान को किस तरीके से कमज़ोर किया जा सकता है, तो वो इतनी इफादियत के साथ काम ना कर सके जितना ये पिछले 8 महीने में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ है। और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, वाहिद रास्ता यही है, अवाम के पास जाया जाए, फ्रेश मैंडेट लिया जाए। और उम्मीद है कि कोर्ट्स जो हैं, ये जो आखिरी इनकी डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से इलेक्शन को रोका जाए इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, वो कोर्ट्स जो हैं वो इसको रद्द करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो है एक नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। साहब, जो वज़ारत दाखिला का खत था, इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर अपनी इज्जत बचाई है। अब आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और उसके एजेंडे के अंदर यही 125 नशिस्तों वाली बात हो रही है। आप लोग कह रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास गैर मुतल्लिक़ा मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, हमने जाना था इस्तीफों के वादे से, तो आज इजलास चार हो रहा है, आप लोग जाएंगे और इस कानून साजी को रोकने की कोशिश करेंगे? अच्छा जी, ये जी जो हमारे जाने की बात थी, वो क्योंकि इन्होंने कल रात को एकदम से दोबारा इजलास बुला लिया, हमारे बाहर से लोग आने तो इतनी जल्दी में अभी आज तो नहीं आ सके। लेकिन यही तो मैं आपको बता रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जज साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब जो सुगत के थे, उनको नजर आ रहा था कि ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर बार बार सिर्फ इलेक्शन में ताखीर कराने के लिए ये कानून साजी बदल रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि आप कानून साजी भी नहीं कर रहे, ये आज जो करने जा रहे हैं ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते आ रहे हैं और आपसे बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा जो हुकूमत है वो कामयाब हो गई है 9 जनवरी को जनेवा में इंक्लूडर्स कॉन्फ्रेंस कराने के हवाले से, और बिलावल भुट्टो सरदारी उससे बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स राइट फ्रॉम दैट वेरी कॉन्फ्रेंस। नंबर 2 सर, आप अवाम में बड़े मकबूल हैं, सारे मामलात हैं आपके, लेकिन एक हकीकत ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप शायद अपने मामला अचीव ना कर सके। नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, अभी तक उसी फील्डिंग के साथ वो खेल रही है। आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो इक़दाम हैं उनके बारे में तो बात करेंगे। अच्छा जी, पहली वाली जहाँ तक आपकी बात है, तो 9 जनवरी को क्या होगा वो तो हम देखेंगे। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी और शॉर्टेज उस ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है कि बाहर हमारे सफारत खानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए डॉलर नहीं है हमारे पास। और ये मौसूफ जो है कांपे टांगने वाले, ये कोई 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं अपने दौरों के ऊपर। पाकिस्तान कभी कभी ये दौरे के ऊपर आते हैं, वरना रहते तो बाहर ही हैं। अभी तक तो पाकिस्तान के लिए कोई ला नहीं सके। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर आज जो हैं वो से आधे से भी कम है जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। तो अभी तक तो सवाए ज़िल्लत, रुसवाई और नाकामी की हमने कुछ नहीं देखा। बाकी 9 जनवरी को क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। जहाँ तक आपका सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि ये मुल्क जो है, कायद-ए-आज़म ने इसके लिए जद्दोजहद की, मुसलमानों ने पूरे बरे सग़ीर के पीछे खड़े होकर कायद-ए-आज़म की क़यादत के अंदर इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की। लाखों लोग शहीद हुए हिजरत करते हुए इस मुल्क के अंदर। वो किस किस्म का मुल्क था जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने जद्दोजहद की? कायद-ए-आज़म एक आइन, दस्तूर में यकीन रखने वाले इंसान थे। वो एक आइनी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की तारीख का पहला मुल्क है जो वोट के जरिए हासिल किया गया। इस मुल्क का हसूल भी एक जमहूरी तरीके से किया गया। मुझे ये बताएं कि ये एक इंतहाई अफसोस की बात नहीं है कि आपको ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है, और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई जी शोर आदमी ये नहीं कह सकता कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये सवाल पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अगली हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती। जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम
ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम। अच्छा, तो एक से रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। अच्छा, आज आपकी स्टेटमेंट जारी हुई है असद उमर साहब, जो कल आपकी गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, लिखा गया, सब जानते हैं जनरल बाजवा ने अमरीकी इंतजामिया से IMF के मामले में मदद मांगी। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझने से काफी गलत किया या सही किया? वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फौज, मैं उनसे कह रहा था कि फौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज़ नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इक़दाम कर रही है तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार, जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज़ नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इक़दाम करे, में कोई इतराज़ नहीं। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो बात की थी वो फरवरी से आगे जाके वो न्यूट्रल हो गए हैं सियासत में। इससे पहले आपकी हुकूमत बनी या इससे पहले माजी की बनी, क्या आपकी हुकूमत बनने में फौज का किरदार था? और सेकंड चीज़ सर, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के लिए 2 बार हल्का बंदियाँ हुई, वहाँ पर आपकी हुकूमत है, वहाँ पर तकरीर की गई, नई कानून साजी की गई, तीसरी मरतबा फिर हल्का बंदियाँ हो रही हैं। इसी तरह लग ऐसा रहा है कि जो इख्तियारात की मुंतकली है, जो सियासी जमातों की जहाँ जहाँ हुकूमत है वो नहीं करना चाह रही। इस्लामाबाद में भी यही है, पंजाब में भी यही है। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीज़ें आपने पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं, 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन ही आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफ़ा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूँ, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नज़र आई, पहले तो मैं ये कह दूँ। अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नज़र आती है कि नहीं आती। उस वक्त उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूँ। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराज़ात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में ज़रा जाके पूछें ना, लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की। नहीं, ज़रा उनसे पूछें कि किधर फ़ोन कॉलें आ रही थी, कहाँ जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था और फ़ोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ की शिकायत थी। मतलब ये बताएं कि राणा सावला ने, अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तख़ीर करा दें। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्या आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता असलूत रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वज़ीर क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका हाथ में है और खान साहब को अल्लाह ने ताकत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जो खान साहब ऑडियो में कह रहे हो वीडियो में कर रहे हैं तो उनका फॉरेंसिक करवाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आप नहीं समझ रहे कि उनकी मकबूलियत इससे मुतासिर हो सकती है? यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्ज़ाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्ज़ामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्ज़ाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुँच गई।
और कौन सा इल्ज़ाम बचा, कौन सा है? तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर, तौहीन फ़ौज का इल्ज़ाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्ज़ाम होता था, जितने वो इल्ज़ाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्ज़ाम झूठा साबित होता है, और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये बताइएगा कि यही काबीना है, यही वकील है काजी आदिल साहब, जिन्होंने 101 यूसीआई बनाने का कहा हाई कोर्ट में और अंडरटेकिंग दी, फिर वही काबीना वही वकील 125 का यूसी की पिटीशन लेके कोर्ट जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ इन हकाइक के ऊपर कोई हकाइकनामा व्हाइट पेपर जो है वो शाया करने का इरादा रखती है? नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली ईवान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पिटीशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है, जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर, अभी आपने जमहूरियत की बात की, चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है, और अब उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे? जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीक इंसाफ और PMLQ 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है, ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर, अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामला ही जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्ना को है, और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी, आपने एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के बारे में बात की, जब वो जब उन ओहदे पर थे तो तब आप उनके हक में गुफ्तगू करते थे और एक पेज पर होने के दावे करते रहे। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं, इसमें उसकी भी माफ़ी मांगेंगे क्या इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज़ हमीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक रहे हैं, तो उससे भी माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी ज़ुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान जब सवाल पूछते हैं ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फ़ौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ़ की। हम वो तारीफ़ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फ़ौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इम्पोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फ़ौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और ख़राब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। अब्दुर्रहमान कमीशन आया, उसने 71 के बारे में कुछ चीज़ें तारीख में जो है वो रकम कर दी। अब जो मौजूदा DGI हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज़ मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज़ है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई, आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो?
हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज़ की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी ये भी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात, बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक ये था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो खत्म ही नहीं हो रहा हर इदारे में। अभी PCB में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन PCB की, रजब सेठी साहब की, उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? PCB की बेहतरी के लिए कितना फायदेमंद है? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहाँ पहुंची, तो उसके फ़ौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआवजा करें तो फिर बात तो ये बनती है भाई, एक तरफ एक आदमी है रमीज़ राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले में, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी ज़िंदगी खेलता रहा है। बहुत शुक्रिया जी।